तो हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। और जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे, तो जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उस प्रश्न को जो है, अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आप देखिए कि इस जो है सीरीज के आप क्वेश्चन को करने में कितने सक्षम हैं। हालांकि एग्जाम टाइम है, आप उसको देखते रहिए। चलिए आते हैं, हम लोग प्रश्न पर आते हैं। नमस्कार। चलिए आइए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं पांच खंडों को करना है। हालांकि इसमें जो है छह क्वेश्चन हैं, छह प्रश्न हैं। तो द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नमस्कार भाई रितेश वर्मा, गुड इवनिंग। अखिल प्रजापति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। आइए देखते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए लिखा गया है, ये एक द्विघात बहुपद है 6x² -3 -7x। तो आइए इसको देख लीजिए, थोड़ा इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। 6x² -3 -7x। तो इसको लिख क्या सकते हैं आप, देखिए 6x² -7x -3, जिसको आप कहते हैं मानक रूप में लिखना। अब देखिए इसकी घात 2 है और इस x की घात 1 है, लेकिन इस 3 के पास जो x है उसकी पावर 0 है, और x की पावर अगर 0 होती है बच्चों तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो आप सबसे पहले इसके शून्य के ज्ञात करने की विधि को देखिए, किस प्रकार से शून्य ज्ञात करते थे। आप इस 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो कर लीजिए। और 6 × 3 होगा तो होगा बच्चों आपका 18, और 18 को आप फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो क्या होने वाला है, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। 2 × 9 = 18, 9 और 2 बनने वाले हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड को कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस, इस चिन्ह को देखिए, अगर ये ऋण है तो घटाकर जो है प्राप्त होगा आपका, तो 9 माइनस ये दोनों फैक्टर, 9 में से अगर 2 घटा दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये देखिए x -3। आइए शून्य ज्ञात करना है, तो अब आगे चलते हैं, क्या करना है इसमें। 6x² माइनस, ब्रैकेट को जैसे ही आप करोगे 9x, इस माइनस से ये क्या हो जाएगा +2x, और ये क्या -3। शून्य ज्ञात करना है यानी x के मान ज्ञात करना है, तो जो खंड आएंगे वो = जीरो के रूप में आएंगे। समझ रहे हैं बच्चों। आइए आप इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो 6 और 9, ऐसी संख्या जिसका आप टेबल पढ़ें, जिसके टेबल में 6 और 9 आ जाए, तो पेयर बनाएंगे तो दो दो का पेयर बनाएंगे। तो अब बताइए, क्या इसमें आपको 3x नजर आ रहा है? 3x कॉमन हो जाएगा। 3x तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 2 है, तो x तो यहाँ एक बच्चा है, तो x इंटू x² होता है, तो 3x ही होगा। माइनस, और 3 का 3 टाइम 9, और x कॉमन है बस, प्लस यहाँ से, सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 कॉमन है। 1 सबका फैक्टर होता है, बार बार बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 2x -3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2x -3, और ये हो जाता है 3x + 1 = 0। अब आगे आगे देखिए, आगे क्या करना होगा आपको, इस 2x को और ये 3x, 2x -3 और 3x + 1 को बारी बारी से इसको कैलकुलेट करिए। तो देखिए क्या होने वाला है, 2x -3 = 0। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ये -3 इधर चला जाएगा और अपॉन में 2। और उसी प्रकार से 3x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो x के दो मान आएंगे, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके दो मान आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छे। तो अब देखिए इसका x के कौन कौन से मान आ गए, ये एक आया गया 3/2 और एक आया आपका -1/3। बहुत अच्छे, देख लीजिए इसको, एक मान अल्फा का होगा एक मान बीटा का होगा, यही तो पढ़ रखा था आपने। अब क्या है, शून्य तो ज्ञात हो गए हमारे, शून्य कौन आ गए 3/2 और ये आ गया -1/3। और आगे कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसकी जो है तुलना करेंगे। तो अब आगे भी स्टेप उठाने होंगे, आपको लिखना होगा 6x² -7x-3 की तुलना, इसके स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था ax² + bx + c, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो उससे करने पर तो ax² + bx + c से करने पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तुलना करिए, x² की तुलना होगी तो दोनों तो समानता है, तो a के प्लेस पे कौन आएगा 6, और वैसे प्लस माइनस का तुलना करेंगे तो माइनस होगा, और b की जगह पे क्या होगा 7 तो -7, और c की जगह पे क्या होने वाला है आपका -3। अब आपने इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की बात है उसमें पढ़ा था कि इसकी पावर अगर x की पावर 2 है तो उसके दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, तो मूलों का योग क्या होगा। अब आगे मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला पढ़ा है आपने -b/a। तो आपको अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने की जरूरत होगी। तो अभी हमने बताया कि अल्फा का मान क्या है, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए रख के, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस और बीटा क्या है -1/3 है, और इधर इस समय करिए माइनस ऑलरेडी पहले है और दोबारा b का भी वैल्यू -7 है। और बताइए a का मान क्या है, a का मान क्या है 6। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 3 जा 9, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6। अब देखिए आगे इसको माइनस माइनस 2 टाइम होगा तो प्लस हो जाएगा 7/6 बच्चे, 7/6। समझ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों सभी को, गुड इवनिंग। बहुत बहुत अच्छे शिवम यदुवंशी, आंसर आपका बहुत अच्छा आया, सही है। माइनस माइनस आपका जो है प्लस हो जाएगा। अब इधर भी देखिए ये अल्फा प्लस बीटा के जो वैल्यू है उसको देखिए क्या होगा, ये क्या होने वाला है, ये देखिए 9 - 2 क्या हो जाएगा बच्चों 7/6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो सत्यता की जांच करनी है कि बायां पक्ष बराबर दाहिने पक्ष के हो जाए। अभी एक बचा है मूलों का गुणनफल, तो इनके मूलों के गुणनफल के लिए क्या पढ़ते हैं आप, देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ा है आपने c/a, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अल्फा और बीटा, अल्फा का मान क्या है x, एक मान अल्फा है दूसरा मान बीटा है, बार बार बताया जा रहा है, समझ रहे होंगे आप। क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, और बीटा का मान क्या होगा -1/3, और c जिसको आपने यहां पर लिया है c का वैल्यू क्या -3। बहुत अच्छे। a की वैल्यू क्या है 6 है। अब बताइए ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर आ जाएगा -1/2, और इधर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, -1/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये रही आपकी सत्यता की जांच, और शून्य जो ज्ञात हुए आपका आंसर जो है ये है। इनकी सत्यता की जांच यहाँ मूलों के योगफल और गुणनफल के रूप में आप कर लेंगे। बहुत अच्छे, समझ रहे हैं। आगे प्यारे बच्चों अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं क्या होगा।
चौथा नंबर, ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके 4-4 नंबर के हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दो संख्याएं आप लेंगे, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी। तो आइए अब देखते हैं इसमें। माना देखिए हम इसको लेंगे कैसे। माना बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या क्या है बच्चों, x, ये हम अज्यूम कर रहे हैं बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या क्या मान रखे हैं हम, छोटी संख्या मान लेते हैं y है, छोटी संख्या y है। अब देखिए, तो कह रहा है क्या, ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमने अज्यूम कर लिया है। अब देखिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या को हमने अज्यूम कर लिया बच्चों। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो क्या हो जाएगा, x का भी स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे तो दोनों के वर्ग हो गए हैं। अब इनके अंतर क्या होने वाले हैं, 180। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का रूप दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बता सकते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या का वर्ग, दूसरा स्टेप क्या है, इसके बाद पढ़िए, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या है कौन, y, तो y का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माना किसको आपने, x को, तो बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना है। तो यानी छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो इसको आप लिखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, 8x। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखें तो वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x। अगर जब जहां वाई स्क्वायर है वहां पर हम 8x को रख सकते हैं, वहां पर हम जो बच्चों 8x को रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। इसको आप लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 में क्या करेंगे, 2 का मान उठाकर रख देंगे बच्चों। ये मेरा फोन बंद हो जा रहा है, इसके लिए थोड़ा माफी दीजिएगा। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, जैसा तो बोला जा रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसको भी हमने लिख लिया। अब समीकरण 1 और 2 से जहां y स्क्वायर है वहीं पर y स्क्वायर तो यहीं पे था बच्चों, y स्क्वायर जो था आपका कहां था, देखिए इसको कलर थोड़ा सा चेंज करके हम लोग जान लेते हैं कहां रहेगा वो। ये देखिए, यही तो y स्क्वायर था, तो इसकी जगह पे कौन जाएगा, 8x। तो हो क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब 180 का ऐसा फैक्टर होगा जो घटाने के बाद 8 आ जाए। तो इसको तो सीधा आप समझ रहे हैं कि 180 का वो फैक्टर कौन होगा, 18 और 10 होगा। 18 दहा में 180 होता है, तो 18 और 10 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। द्विघात समीकरण आपने बहुत सारा हल किया होगा, प्रीवियस 8 में भी हल किया होगा, 9 में भी था जैसा, और 10 में तो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैच्योर भी हो गए होंगे मुझे लग रहा है आप। तो आप देखिए इसको, कहाँ से बंद हो जा रहे हो आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए देखते हैं अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये था, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, दोबारा इसी बात को लिख रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर
माइनस 8x के प्लेस पर क्या होगा 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 होगा बच्चों बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस ये माइनस माइनस से कैलकुलेट होगा 10x माइनस 180 बराबर में 0। अब देखिए क्या होगा आपका कॉमन करेंगे x यहां से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 18 प्लस 10 10 कॉमन हो जाएगा बच्चों तो x माइनस ये क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे आप और प्लस सॉरी x प्लस 10 जो बचे हुए हैं उनको अब बताइए बराबर ये 0 हो जाएगा। अब क्या होगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एक्स के दोनों ही मान होंगे 18 अगर उस साइड ट्रांसफर होगा तो प्लस 18 हो जाएगा और प्लस 10 है तो उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। लेकिन आपको वो दोनों संख्याएं जो लेनी थी वो धनात्मक संख्याएं लेनी थी तो आपका ये जो है x का मान 18 ही वैलिड माना जाएगा x का मान 18 ही वैलिड मान लिया जाएगा। चलिए आगे देखिए तो x का मान अगर आपका 18 आता है हालांकि इसको भी आप लिख सकते हो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 10। आगे अब देखिए x इज इक्वल टू 18 x का मान क्या आ गया 18 आ गया तो x का मान अगर 18 आ गया तो y का मान बड़े ही आराम से आ जाने वाला है। अब देखिए क्या होगा x का मान इसमें रख देते हैं और y का मान यहां से निकाल लेते हैं। यह देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा x का मान कितना आया है 18 आया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 8 जा 144। अब बताइए इधर का स्क्वायर है दूसरे साइड का क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है स्क्वायर इधर से हटाइए उधर रूट भेज लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों 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 चलिए भाई लिख लेता अंडर रूट 144 और ये किसका वर्गमूल है 144 12 गुणे 12 तो 12 आंसर आएगा y का y का मान 12 आया और x का मान कितना आया 18। चेक कर लीजिए इसको चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो 18 का स्क्वायर यानी x का मान आपको मिला है 18 और y का मिला है 12। आप इसको चेक कर सकते हैं 18 का स्क्वायर माइनस y यानी 12 का स्क्वायर तो 18 का स्क्वायर 324 होगा और इधर 12 का स्क्वायर जो है 144 होगा। तो चेक करिए क्या 180 को प्रूव कर देता है 4 में से 4 जाएगा तो 0 होगा और 12 में से ये 4 चला जाता है तो 8 और इधर बचता है 180। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है ये आंसर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए आंसर लिख देंगे एक मान आपका 18 और दूसरा कौन होगा 12। जी हाँ बहुत इजी सा सवाल है बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलें। बिल्कुल बच्चों आदित्य यादव कह रहे हैं 10 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। आइए आस्था वर्मा गणेश जी सर चलिए धन्यवाद आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले आप एक वृत्त लीजिए एक वृत्त को जो है बनाते हैं हम लोग सर्कल सर्कल बना देते हैं कहें को सॉरी असुविधा के लिए खेद है। चलिए
एक सर्कल है, तो सर्कल तो बन गया, वृत्त की बात किया तो वृत्त बन गया। किसी व्यास के सिरों पर, अब इसका व्यास, अगर एक व्यास हम खींचते हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि किसी वृत्त का जो एक व्यास होता है उस वृत्त को दो बराबर अर्ध वृत्तों में डिवाइड कर देता है। तो ये रहा व्यास, और व्यास को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? किसी वृत्त पर खींची गई, किसी वृत्त पर खींची गई स्थित दो बिंदुओं, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं जिनके बीच की लंबाई सेंटर से होकर जाती है व्यास कहलाती है। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाती है। आइए, तो इस व्यास के सिरों पर जो है क्या खींचा है बच्चों? स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो होगी वह वृत्त को इस बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। देखिए, अब सुनिए, किसी एक बिंदु को अगर टच करती है तो वह टच पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु होगा, टेंजेंट पॉइंट होगा। अब मान लीजिए इस वृत्त का जो है व्यास ए बी है और ये इसका सेंटर ओ है, तो ओ ए और ओ बी इस वृत्त की त्रिज्या होगी, और त्रिज्या समांतर रेखा पर या किसी भी स्पर्श रेखा पर बच्चों हमेशा लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ओ ए जो होगा, इसे मान लीजिए इस रेखा का नाम हमने पी क्यू रखा और इसका नाम आर एस रख दिया, तो ये क्या होगा? ओ बी, ओ ए इस पर क्या होगी? लंब होगी, और ओ बी भी क्या होगा? लंब होगा। किस पर? आर एस पर। अब देखिए, अब इसको लिखते हैं, तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या है? लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या दिया है? वृत्त सी ओ कामा आर में वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ए बी है, जिस पर खींची गई, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः कौन है? पी क्यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं पी ए क्यू। ए इसी रेखा का भाग है, पी ए क्यू, तथा दूसरी कौन हो जाएगी? आर बी, यस, आर बी, यस। ओके, आइए बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। सर 12 का कब पढ़ाएंगे? बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे। तो जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रम से कौन है? पी ए क्यू, तथा कौन है दूसरी वाली? आर बी, यस। प्रूफ क्या करना है? अब दिया है तो लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि किसी व्यास के सिरे पर खींची गई जो रेखाएं हैं वह पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखना है? पी ए क्यू, पी
क्यू पैरेलल आर बी एस, आर बी एस, या इसको आप लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल आर एस। समझ गए? समझ गए होंगे आप। आगे आगे देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, पी ए क्यू, अब इसको करना है क्या सिद्ध, तो रचना तो कुछ भी ना करना है, अब सिर्फ प्रमाण दे देना है। और प्रमाण भी किस तरह से देना है, आप देखिए ओ ए के लिए यह स्पर्श रेखा होगी, तो हम इस पर क्या लिखेंगे कि यह जो है ओ ए क्यू कितना डिग्री का कोण बना रखा है, ओ ए क्यू एंगल जो है वह किसके बराबर है बच्चों, वह किसके बराबर है, ओ ए क्यू। अगर इस साइड ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये दूसरे ओर भी ये 90 होगा ना, ये 90 हो रहा है तो दूसरे ओर ये रैखिक युग्म कोण से 180 होगा, तो दूसरे साइड भी तो ये 90 होगा। तो ओ बी आर, ओ बी आर क्या होगा, एकांतर अंतः कोण होंगे। और यह बात भी लिखेंगे कि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होती है इसीलिए तो ये 90 डिग्री के होंगे। और बराबर क्या हो जाएगा, कितना डिग्री का कोण लिख देंगे आप, 90 अंश एकांतर अंतः कोण। अब बताइए क्या होगा, जब एकांतर अंतः कोण हो रहा है तो किसी भी समांतर रेखा को प्रूफ करने के लिए अगर एकांतर का समन्वय हो जाए तो ये दोनों रेखाएं जो है क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः अब बताइए एकांतर हुआ तो जिन रेखाओं के साथ एकांतर हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं कि पी ए क्यू पैरेलल पैरेलल आर बी एस, या पी क्यू पैरेलल आर एस। इसमें बहुत बड़ा कुछ तथ्य देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा है कि समझ गए होंगे। प्रियंका पटेल कह रहे हैं सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी भी ऐसी समस्या है, अभी भी समस्या है ऐसा कि क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो संपूरक कोण के बारे में आप जानते हैं कि किन्हीं दो कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो आइए कर लिया जाए। चलिए, कलर भी एकदम सेम हो रहा है, ये चेंज कर आगे। तो एक वृत्त लेते हैं हम, और वृत्त पर जो है बाह्य बिंदु कोई लेते हैं, यानी वृत्त के बाहर आउटर साइड में लेते हैं कोई बाह्य बिंदु और इससे खींच देते हैं इस पर स्पर्श रेखा। ये इसको टच करके जाएगी, छेद के नहीं जाएगी। बस बच्चों आप समझ लीजिए कि बाह्य बिंदु कोई P है और इधर देखिए ये इसका सेंटर हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, तो बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण, ये जो कोण है ये एंगल P। अब देखिए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो कहां से मिलाना इसको, केंद्र पर। तो केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिला दीजिए
केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए, मान लेते हैं ये ए पॉइंट पर है और ये क्या है, बी पॉइंट पर। तो अब बताइए बी पॉइंट पर टच कर दिया, तो अब बताइए संपूरक के लिए ये वाला एंगल, इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 अंश। यही आपको प्रूव करना है। अब देखिए बिल्कुल आप इसको वैसे ही समझ सकते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90-90 हो जाएगा दोनों, और ये जब दोनों 90-90 होगा तो ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, अंतः कोण चारों, वो उनका सम जो होता है वह है 360 अंश होता है। आगे आगे देखिए, तो आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या ज्ञात है, ये सबसे पहले लिखा जाता है। शिवम यदुवंशी, यस सर, ओके सर, कलर चेंज कर लीजिए, चेंज तो कर लिया भाई, चेंज कर लिया, बहुत अच्छे। आगे तो देखते हैं इसको क्या करना है, इन दोनों का सम हमें 180 अंश प्रूव करना है। तो दिया क्या है, वृत्त सी ओ आर में, इसमें सी क्या है बच्चों, सरकमफ्रेंस है, परिधि है, ओ क्या है इसका सेंटर है, और ये आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो वृत्त सी ओ आर में क्या दिया है, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्रमशः कौन है बच्चों, पी ए व पी बी है, पी बी है। तो आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, पी ए व पी बी है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए, यही सिद्ध करना है कि संपूरक कौन कौन, केंद्र वाला और ये बाहर वाला, ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो इसको लिख सकते हैं आप, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 अंश। यही तो संपूरक के लिए होगा, 180 अंश प्रूव करना है इन दोनों का सम, ठीक है, 180 अंश होगा। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, केवल प्रमाण देने की बात है। तो आप इसमें प्रमाण दीजिए, क्या प्रमाण देंगे, क्यों, ये देखिए एक चतुर्भुज बना है, और चतुर्भुज के जो है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना बच्चों होता है, 360 अंश होता है। तो इसको लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी में एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस, अगला देखिए बच्चों ओ बी पी, अब कौन लेना है, बी पी ए, या इसको लिख सकते हैं ए पी बी, जो यहां लिखा है वही लिख लीजिए, ए पी बी एंगल तो यही बनेगा। अभी कोई और छूटा है, ओ हो गया, बी हो गया, पी हो गया, ये भाई साहब अभी छूटे हैं, तो इनको लिख दीजिए एंगल ओ ए पी मिला के कितना डिग्री, 360।
तो अब इसमें आप दो कोण के बारे में जान रहे हैं कि वो 90 होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो त्रिज्या होती है वह लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब देखिए, क्या ओ बी पी ये एंगल 90 अंश होगा? हाँ भाई होगा। अब देखिए कौन होने वाला है 90 अंश। क्या ओ ए पी 90 अंश होगा? तो ये 90 अंश होगा बिल्कुल। ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इनको कैसे लिखेंगे? इनको कैसे लिखेंगे बच्चों? ए एंगल ए ओ बी प्लस इधर वाले को एंगल ए पी बी। अब इसको भी प्लस कर लीजिए। इधर कितना? 360। अब बताइए, यही दोनों बचेंगे और इन दोनों को जोड़कर हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे। ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360। ये 90 90 दोनों जुड़कर 180। इस साइड से उधर जाएंगे तो 180 अंश माइनस हो जाएगा, और ये 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा प्यारे बच्चों। तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 अंश होगा। ठीक समझे आप? समझ गए होंगे? कमेंट करिए समझ में आया एक बार। बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखिए समझ गए, एक बार कमेंट करिए समझ में आ गया। बहुत अच्छे। शिवांशी ओके सर, आकांक्षा यादव ओके, रश्मि सिंह राजपूत जी बहुत बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है क्या बोल रहा है आपसे, ये देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या होगा अगला प्रश्न? कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और एक तो गेंद लाल ना हो? तो देखिए बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो एक थैले में एक झोला है, उस झोले में बच्चों क्या है? 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंदें हैं। अब उसमें से बिना देखे आप कोई भी निकाल लेंगे तो वो तो लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। लेकिन निकालने के बाद यह तो हाथ में देखने पर पता चलेगा कि हमने बिना देखे हाथ डाला और क्या निकाला, लाल वाली गेंद मिल गई या लाल नहीं है। तो लाल नहीं है तो कौन होगी? अगर लाल है तो ठीक है, लाल नहीं है तो फिर निकल जाएगी काली। काली जी। देखिए आगे देखिए, तब इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये संभावनाओं की सांख्यिकी जिसे कहते हैं, संभावनाओं की सांख्यिकी कहते हैं बच्चों इसे। देखिए इसमें से क्या करेंगे, तो कुल गेंद जो है थैले में इकट्ठा डाली गई है, तो उन कुल गेंदों की संख्या क्या होगी? तो आप यहां पर लिखेंगे कुल कुल गेंदों की संख्या क्या होगी बच्चों? 8 होगी क्या? कुल गेंदों की जो संख्या होगी वह 8 होगी। बच्चों आंसर कर रहे हैं आप? थोड़ा हम भी देखें। बहुत अच्छे। लाल वाली गेंद की जो है प्रायिकता 3/8 होगी। दीपक यादव बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूसरा क्वेश्चन है, गेंद लाल नहीं है, इसका क्या होगा? 5/8। बहुत। शिवम यादव, शिवम यादुवंशी 8। बहुत अच्छे। थोड़ा सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर समझ में ना आया हो तो भी कमेंट करिए, आया हो तो भी कमेंट करिए। बहुत अच्छे। दीपक यादव 5/8 दूसरे का आंसर ठीक। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो कुल गेंदों की संख्या लिखेंगे बच्चों, कुल गेंदों की
कुल गेंदें कितनी होंगी, तो कितनी है लाल गेंद, कुल कितनी गेंदें होंगी, 3 कैसी गेंदें हैं लाल, और कैसी हैं 5 गेंद कैसी है काली, 5 गेंद कैसी है काली, काली गेंदें, 5 काली गेंद और 3 लाल गेंद। तो कुल गेंद मिला के कितनी लाल प्लस काली मिला के कितना हो जाएगा कुल गेंदों की संख्या 8। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी बच्चों 8 गेंद होंगी। कुल गेंद जो है थैले में कितनी होंगी 8 गेंदें होंगी। आगे आइए, कुल 8 गेंदें होंगी। आइए अब देखिए गेंद लाल ना हो तो गेंद, पहले सवाल तो है गेंद लाल हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि गेंद लाल है, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो कुल संभावनाएं कितनी हैं यहाँ पे, कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं कितनी हैं 8, और उस समय से घटना घटने की प्रायिकता कितनी होगी कि लाल गेंद होगी, तो जो घटना होगी वह घटना लाल गेंद होने की है। तो और कुल संभावना क्या है कि वह कुल गेंद कितनी है 8 है। तो उसमें लाल गेंद अगर हो रही तो 3/8 होगा लाल गेंद होने की संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी 3/8 होगी, 3/8 होगी बच्चों। और यहां पर लाल गेंद ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लाल गेंद ना होने की प्रोबेबिलिटी, लाल गेंद ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी, आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये P यानी इसका इवेंट घटना घट चुकी है, सॉरी बच्चों यहाँ पे P ये इवेंट इसका हो चुका है, और यहां पर गेंद लाल ना हो तो इसके लिए ये क्या होगा। तो आप फॉर्मूला जानते ही हो, क्या जानते हैं, पी ई प्लस पी नॉट ई। अब देखिए ये क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 1 से कम होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वह 1 या क्या होगी 1 से कम होगी। तो अब देखिए इस पर जो है घटना जो घटी है वह कितना है 3/8 है, और 3/8 है तो कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, तो 3/8 और प्लस गेंद लाल ना हो, गेंद लाल ना हो तो क्या होगा, यह है, यह क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 या 1 के बराबर होगी, वह 1 से छोटी होगी या 1 से के बराबर होगी बच्चों। तो यह बताइए गेंद लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/8। सिंबल थोड़ा सा जो है गलत बन जा रहा है, तो जरा इसको समझ लीजिए। सॉरी बच्चों, P नॉट यहाँ पे 1 - 3/8। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 में से 3 चला जाएगा तो बच्चों बचेगा क्या 5, 8 में से अगर 3 चला जाता है तो बचेगा क्या 5/8। तो यानी ये लाल गेंद ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8। जब भी भाग दोगे यह 1 से कम ही आएगा, आप देख सकते हैं कि एक बार भी भाग नहीं जा रही है, तो सदैव जो प्रोबेबिलिटी होगी ऐसे में वह 1 से कम होगी, वह प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 1 से कम होगी। अगर आप दोनों को जोड़ो तो वह 1 को प्रूफ कर देगी, यानी आप इसको देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें 3/8 और इसमें किसको जोड़ दूं बच्चों 5/8 को, तो इसमें देखिए हर इसके समान है तो 5 3 8/8 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 को सुनिश्चित करती है, इसलिए जो है लाल गेंद ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/8 होगी। और यही काली गेंद होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर पूछ ले कि गेंद काली हो
तो गेंद काली होने की भी प्रोबेबिलिटी यही होगी। अगर लाल नहीं है तो वह कौन सी गेंद है? काली गेंद है। समझ में आया? समझ गए? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।